नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके गोल्स को पूरा करने में योर मनी मदद करता है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है, आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, अपने गोल रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू हिस्सा ले सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमें। ये शो देख भी सकते हैं। #आस्कआवाज योर मनी लिखिए CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर और अपना सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, इसलिए बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं शामिल ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ नागेश मौजूद है। नागेश से बातचीत करते हैं। नागेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो नागेश जी आपकी ऑडियो मिल रही है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो नागेश जी आपको ऑडियो मिल रही है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो चलिए, लग रहा है शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है। इनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं इनके क्वेश्चंस, जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। 40 इयर्स इनकी एज है और जो इन्वेस्ट ये कर रहे हैं वो मंथली SIP है 1.36 लाख की। 2 करोड़ की इनकी पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू है। प्लस इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। 15,000 पर मंथ मोतियाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप में ये डाल रहे हैं। इसके अलावा इनके पास निपॉन इंडिया जूनियर BS फंड है, 16,900 की SIP है। HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 16,900 की SIP, 3300 की SIP है निपॉन इंडिया गोल्ड फंड में। इसके अलावा इनके पास NPS लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, ICICI प्रू US ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप है, जहां पर 3600, 5000, 7400, 7800 ये इनके SIP अमाउंट्स हैं। इसके अलावा इनके पास ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी हैं। PPF में 3500 रुपये महीना, NPS में ये डाल रहे हैं लगभग 4200 रुपये महीना और EPF में 12,500। टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इमरजेंसी फंड की भी प्लानिंग इन्होंने की हुई है। अब देखें इनके टारगेट्स, तो 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़, 8 साल में बेटी की ग्रेजुएशन के लिए 10 लाख इन्होंने मेंशन किया। साथ ही इनके 11 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30 लाख और 14 साल में बेटी की शादी के लिए 10 लाख। तो ये इनके लक्ष्य हैं। बताइए इनके गोल्स और इनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर आपकी राय। जी दीपाली, आई थिंक इन्होंने जो डिटेल्स दी है नागेश ने, वो उसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहले उनके बारे में बात करना चाहूंगा, फिर मैं बात बताऊंगा कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा लगता है मुझे। अगर हम शुरुआत की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल्स को ठीक तरीके से डिफाइन कीजिए। तो इन्होंने इनके कुल मिला के 4 गोल्स हैं। 3 गोल जो है उनकी डॉटर से रिलेटेड है, उनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उनकी शादी। और एक गोल जो इंपॉर्टेंट गोल है चौथा, जो वो उनकी खुद की रिटायरमेंट से है। टाइम होराइजन रखा है, टारगेट रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड। इन तीनों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सही प्रोडक्ट चुने हैं, और जिस मात्रा में इनका जो रिस्क कवर होना चाहिए तीनों में उन्होंने किया। तो आई थिंक सबसे पहले ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात करना चाहता था। अगर मैं इनकी पोर्टफोलियो को देखूं तो इनका जो पोर्टफोलियो एक मिक्स है। इसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी है, EPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और NPS है। अगेन आई थिंक एज ए कंपोजिशन काफी अच्छा पोर्टफोलियो है मुझे लगता है। हालांकि इन्होंने अपने गोल्स को अच्छे से डिफाइन किया है, बट इनकी जो बेटी के लिए जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का उन्होंने टारगेट रखा है, मुझे लगता है वो कंजर्वेटिव है। उसके ऊपर थोड़ा सा इनको रीवर्क करना चाहिए। बट अगर मैं देखूं कि ये इनकी जो करंट SIP है वो 1,36,000 रुपए की SIP है। अगर वो ये अपना कंटिन्यू करते हैं, इनका जो टाइम होराइजन है, मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए अगर हम देखें 20 साल का, तो करीब करीब 10 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। हालांकि इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो है 2 करोड़। वो भी अगर मैं 15-20 साल को पकड़ के चलूं तो कम से कम 13-14 करोड़ का कॉर्पस वहां से बनेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि
अगर वो अपने गोल्स को रीडिफाइन भी करें तो भी उनके पास इतना बड़ा कॉर्पस होगा कि रिटायरमेंट के लिए कहीं ज्यादा पैसा होगा, बेटी की एजुकेशन के लिए कहीं ज्यादा पैसा होगा। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट सिर्फ उनके लिए ये है, क्योंकि बहुत लंबा समय है, कोशिश करें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे। तो आई थिंक जहां तक लक्ष्य की बात है वो डेफिनेटली पूरे होंगे अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं। इनके पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो कुछ थोड़े से बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। जैसे 2 फंड है इनके पास एक्सिस के, उसमें एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप है। उन दोनों की परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी सुधरी है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी वो पीयर ग्रुप के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो उसके सामने अगर ये दोनों का पैसा जो है कुल मिला के 11,000 अगर वो बंधन कोर इक्विटी में करे, जो एक लार्ज और मिड कैप फंड है, दोनों सेगमेंट जो है वही एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन एक बेहतर फंड को मिल सकता है। फिर मिड कैप में अगर आप देखें तो इनके पास मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। इसी म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप एक्टिवली मैनेज फंड है, उसने बहुत ही कंसिस्टेंटली इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप में अगर वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप देखें इन प्लेस ऑफ इंडेक्स फंड, तो वो एक इनके पास एक बेहतर ऑप्शन होगी। स्मॉल कैप में एक स्मॉल कैप है इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप, उसके सामने अगर ये निपॉन स्मॉल कैप देखें तो बेहतर है। ये कुछ बदलाव है इनके पोर्टफोलियो में, पर जैसा मैंने कहा सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली इनके जितने भी गोल्स हैं उससे कहीं ज्यादा कॉर्पस इनको बनेगा। ओके, तो अच्छा खासा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने इस पोर्टफोलियो के थ्रू, लेकिन जो टिप्स आपको बताई गई हैं उनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। बात करते हैं अगले कॉलर से, विजेंद्र सरन पटना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हमने पोर्टफोलियो भेजा है अपना, और एक्चुअली हम रिटायर्ड पर्सन हैं, आई एम 72। तो मेरा पोर्टफोलियो में जो ये अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू है करीब करीब 50-52 लाख रुपए है। मैं चाहता हूं कि 5 साल के बाद 50,000 रुपए SWP से लेने के लिए, तो उसके लिए ऐसा तो हमको पेंशन मिलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। आई गेट अबाउट 1.4 लाख पेंशन पर मंथ पेंशन। तो उसके लिए हमको 50,000 SWP के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, और कौन सा फंड अच्छा रहेगा, वेदर इट इज इक्विटी या डेट या हाइब्रिड? ओके, ठीक है सर, मैं समझ गई आपका सवाल। क्विकली हेमंत जी से राय ले लेते हैं। हेमंत जी सीनियर सिटीजन है, इंटरेस्टिंग है कि 52 लाख का कॉर्पस इनका ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है पोर्टफोलियो में। 22,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी इंडेक्स 6,000 ईच है, 5,000 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप और आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में 3 लाख का लमसम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 10 लाख का लमसम एक्सिस एएलएसएस टैक्स सेवर में है। 52 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, और जैसे इन्होंने मेंशन किया अब से 5 साल बाद इनको 50,000 के मंथली इनकम चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। तो किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे आप? जी दीपाली, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्पेशली इस समय पे रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी भी देखनी है, आपको रिटर्न भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहे। तो वहां पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया अभी यहाँ पे, ये बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ टैक्स एफिशिएंसी और रिटर्न्स के मुकाबले में, और काफी सारे ऑप्शंस हैं वहां पे। तो आई थिंक इनका जो चुनाव है उस स्ट्रेटेजी का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड्स में वो बिल्कुल सही है। अब जैसा इन्होंने कहा कि कितना कितना कॉर्पस इनको लगेगा, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2 चीजों का ध्यान रखना है आपको एसडब्ल्यूपी में। एक तो ये कि जो आपका विड्रॉल रेट वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। तो अमूमन हम कहते हैं कि 4 से 5% आपका पोर्टफोलियो का आप पैसा निकालिए, और दूसरी बात ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाइए जहां से आप एसडब्ल्यूपी भी कर सके, साथ ही क्योंकि ये आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इन्फ्लेशन के चलते हुए वो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैसा निकालने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में इतनी ग्रोथ हो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपये महीना, तो करीब 6 लाख रुपए इनको लगेगा। मेरे हिसाब से करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस की इनको जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का समय है, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उन दोनों को अगर मैं देख के चलूं तो मुझे लगता है कि शायद 1 करोड़ 10 to 15 लाख तक ये कॉर्पस बना पाएंगे। तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है
उससे थोड़ा सा कम है, तो मे बी या तो अपने आप को एक दो साल और दे सकें, या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा अगर रिविजिट कर सके तो अच्छा रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि कौन से फंड में से एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, एसडब्ल्यूपी के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकम तो मिले ही, साथ में आपका पैसा भी ग्रो करता रहे। तो मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो एक काफी अच्छी ऑप्शन है। इनके पोर्टफोलियो में 2 फंड हैं, जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट। ये दोनों के दोनों जो है वो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं दोनों, बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इन दोनों फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी एसडब्ल्यूपी की। तो जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी कमी है आपके कॉर्पस में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो या तो आप थोड़ा सा एग्रेसिवली निकाल सकते हैं, या फिर अगर अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा रिविजिट करें तो ठीक हो सकता है। ओके, बात करते हैं अब दर्शित से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दर्शित, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है एनआरआई रिलेटेड। जो एनआरआई में नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो एनआरआई के लिए कैसे कैलकुलेट होता है, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन को क्या टैक्सेस लगेगा? ओके, बताइए हेमंत जी, क्या सलाह है इनके लिए? आई थिंक स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने एनआरआईज और इक्विटी फंड्स की बात की, तो मैं बता दूं कि तो टैक्सेशन जो है वो रेजिडेंट और एनआरआईज के लिए बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन केस ऑफ एनआरआईज वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जबकि रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी जो टैक्स रूल है उसके हिसाब से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन ये है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इक्विटी फंड्स कौन से फंड्स हैं। इक्विटी फंड्स, प्योर इक्विटी फंड हो सकते हैं, हाइब्रिड फंड भी हो सकते हैं, जिनमें इक्विटी का एक्सपोजर जो है वो 65% या उससे ज्यादा हो, तो वो फंड्स जो है वो इक्विटी फंड्स हैं। 1 साल के अंदर अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यूनियन बजट 2024 के बाद वो रेट बढ़ा है टैक्स का, तो वो 20% है अभी। तो 20% टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इक्विटी फंड्स में। और अगर 1 साल के ज्यादा रखते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, जहां पे टैक्स रेट जो है वो 12.5% है। जैसा मैंने पहले कहा था कि एनआरआईज और रेजिडेंट के बीच में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे एनआरआई के केस में एक टीडीएस होता है। तो वो टीडीएस का जो रेट है वो बेसिकली वही रेट है जो टैक्स का रेट है। तो उतना पैसा जो है उनका टैक्स में टीडीएस में कटता है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 1,25,000 से कम है 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। तो टैक्सेशन सेम है रेजिडेंट और एनआरआईज का, लेकिन एनआरआईज के केस में वो टीडीएस है, जैसा मैंने बताया। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपको। बात करेंगे पीयूष कुमार की, इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 30 इयर्स इनकी एज है, मंथली इनकम 32,000 पर मंथ, मंथली एसआईपी 32,000 रुपीज़ है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 6.5 लाख है। 18,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, यानी इस एडिशनल एसआईपी के साथ इनकी टोटल एसआईपी वैल्यू 50,000 की हो जाएगी। 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। 15 इयर्स के हिसाब से फंड सिलेक्शन पर भी राय लेना चाहते हैं। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? 10,000 पर मंथ क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, एचडीएफसी मिड कैप में 5,000, एचडीएफसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000। तो टोटल मिड कैप कैटेगरी में 7,000 डाल रहे हैं, 20,000 ये डाल रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, और 5,000 फ्लेक्सी कैप में। अब पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या बदलाव करने हैं या सही है? दूसरा सवाल, 18,000 डाले तो वो कहाँ डिप्लॉय करें? प्लस 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? जीत भाई, देखिए इनका जो टाइम होराइजन है वो 15 साल है। अभी जो इनके एसआईपी जैसा आपने बताया कि 32,000 है और ये बढ़ा के 50,000 करना चाहते हैं अगले साल से, तो अगर मैं वो कंसीडर करके चलूं और इनका जो टाइम होराइजन है कर देखें, तो करीब करीब मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगा करीब 2 करोड़ 70 लाख का होगा। अब इनका जो टारगेट है वो कहीं ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो अगर इनको अचीव करना है तो उनको अपने एसआईपी जो है वो 45,000 से बढ़ानी होगी, यानी कुल एसआईपी जो है वो 95,000 की होनी चाहिए 15 साल के लिए, तब जाके वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो डेफिनेटली उनको अपने टारगेट को रिविजिट करने की जरूरत है, या तो फिर ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके जितना अमाउंट बढ़ा सके, ताकि वो अपने टारगेट के नजदीक तक पहुंच सके। अगर मैं इनके करंट पोर्टफोलियो को देखूं तो उसमें 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। 32,000 में से 20,000 रुपए जो है वो 2 स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, हालांकि मेरा ये मानना है कि 15 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप में अच्छा पोटेंशियल है आपको रिटर्न देने का, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपोजर आप स्मॉल कैप में नहीं ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि दोनों के दोनों जो फंड है इनके स्मॉल कैप, वो अच्छे क्वालिटी फंड्स हैं।
उनमें से कोई भी एक फंड ये रख सकते हैं जिसमें 10,000 इन्वेस्टमेंट होगी। और दूसरा जो फंड है स्मॉल कैप का, उसके सामने में अगर ये एक मल्टी कैप फंड ले, जो फॉर एग्जांपल कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, तो वो मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि उसमें तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा उनको, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में। तो एक तो थोड़ा एग्रेशन कम होगा और एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी पोर्टफोलियो में, एक डिसिप्लिन रखते हुए कि आप तीनों सेगमेंट के अंदर एक्सपोजर कर सकें। तो वो एक चेंज करने की जरूरत है। दूसरा, मिड कैप में इनके पास दो फंड्स हैं, एचडीएफसी मिड कैप फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। एचडीएफसी में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 5,000 है और मोतीलाल में 2,000। मुझे लगता है अगर मैं इन दोनों फंड्स को कंपेयर करूं, तो मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है, जिसके बारे में मैंने पहले भी शो में बात की, वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। तो ये 7,000 रुपए एक ही फंड में अगर आप लगाएं मोतीलाल ओसवाल में, तो मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन रहेगी। अब सवाल होता है कि बाकी 18,000 कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। जो इस पोर्टफोलियो बदलने के बाद उनका जो पोर्टफोलियो वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप प्रोपोर्शनेटली 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कोई और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके दी गई है। फिलहाल आप 3.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो 95,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। 50,000 इमीडिएटली आप करने का सोच ही रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी अपने इस गोल को हासिल कर लेंगे। प्लस आपके पोर्टफोलियो को लेकर चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। ओवर एक्सपोज्ड है आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप कैटेगरी में, इसीलिए एक ही स्मॉल कैप फंड रखें, एक मल्टी कैप आप ऐड करें, कोटक मल्टी कैप आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप से भी निकलने की सलाह है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। कुछ और क्वेरीज को करते हैं शो में शामिल। और अगला सवाल पूछने के लिए सुमित रावत हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, इनका सवाल ले लेते हैं। 37 साल इनकी उम्र, एसआईपी जो एग्जिस्टिंग है वो 10,500 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 3,20,000 है, 20 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी सही है या फिर नहीं, जानना चाहते हैं। साथ ही इनका एक सवाल एक्सिस फंड हाउस पर भी है। एक्सपर्ट्स ने फंड हाउस पर चिंता जताई है कि एक्सिस मिड कैप से निकलना सही होगा, किसी और मल्टी कैप में शिफ्ट करूं एक्सिस के बजाय। कौन से हैं एग्जिस्टिंग फंड्स? कैनरा रोबो का ब्लू चिप 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स 2,500, 1,000 डाल रहे हैं ये एडलवाइज स्मॉल कैप और एक्सिस मल्टी कैप में। इसी से एक्सिस मल्टी कैप की वो बात कर रहे हैं। साथ ही इनका लमसम इन्वेस्टमेंट 70,500 परागपालित टैक्स सेवर और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 41,000। बताइए हेमंत जी, क्या सजेशंस? जी, आई थिंक पहले अगर इनकी टारगेट की बात करें तो जैसा उन्होंने कहा कि करीब 20 साल का इनके पास समय, 5 करोड़ का इनका टारगेट है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 10,500 की, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जितना वो अचीव करना चाहते हैं और जितना इनका जो कॉर्पस बनेगा उसमें काफी बड़ा गैप है। तो उनके पास डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको अपने जो टारगेट है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। 2 ऑप्शन देता हूं उनको मैं। अगर ये मान लीजिए अपना टारगेट को रिविजिट करते हैं 3 करोड़ पे, तो वहां तक पहुंचने के लिए इनको करीब 18,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक साथ 18,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्ट नहीं कर सकते या नहीं बढ़ा सकते अपनी एसआईपी को, तो दूसरा तरीका ये है कि आप 12-13% से अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाइए। एक तो ये तरीका है 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए। बट अगर उनको लगता है कि नहीं, उनको 5 करोड़ ही अचीव करने की कोशिश करनी है, तो फिर जो एसआईपी, एडिशनल एसआईपी जो है वो करीब 28,000 से इनको बढ़ानी होगी। दूसरा तरीका ये होगा कि आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 18% से बढ़ाइए। तो एक काफी बड़ा गैप है। आई थिंक जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि गोल को डिफाइन करना जरूरी है, टाइम होराइजन भी होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हैं वो भी थोड़े से रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करके वहां तक पहुंच सकें। तो थोड़ा रिविजिट करने की जरूरत है, या फिर जैसा मैंने कहा अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी बढ़ाना होगा। इनका जो पोर्टफोलियो मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। इनका जो कंसर्न है वो एक्सिस मल्टी कैप के ऊपर है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सिस के जो फंड्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मैंने शो में पहले भी कहा कि ब्लू चिप और जो मिड कैप है वो अभी भी पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस उसमें सुधरी है, लेकिन मल्टी कैप की जहां तक सवाल है, मुझे लगता है इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो गई है पहले से।
अगर हम 1 या 2 साल के पीरियड में देखें तो ये काफी टॉप ऑफ द चार्ट आपको ये फंड की परफॉर्मेंस दिखेगी। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी ही इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि वो सिस्टमैटिकली इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लुकिंग एट द चेंजेस, जिस तरीके से पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है और जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो उसके अंदर है, इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो पहले भी कभी कंसर्न नहीं था, सिर्फ ये था कि जो ग्रोथ फिलॉसफी थी वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए इनके फंड जो है वो अच्छे नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक्सेस मल्टी कैप में आप बने रहें, उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। आपके फंड चॉइसेस सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए। एक्सेस मल्टी कैप में भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात आपके गोल की, एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट से आप लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। 2 चॉइसेस हैं, या तो 18,000 कीजिए एसआईपी हर महीने 5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, या फिर 12-13% हर साल भी आप इंक्रीज करेंगे अपने एसआईपी अमाउंट में, तो भी अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। बात करते हैं अब आशीष से, जयपुर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा अभी पोर्टफोलियो जो है वो करीब 8 लाख रुपए का है, और मुझे है ना मैंने फंड्स की लिस्ट भी शेयर की आपके साथ में। तो मैं इसको एक्चुअली 3 से 5 करोड़ के अराउंड का एक वो कॉर्पस बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं अभी इनिशियली तो मैं 10,000 एडिशनल स्टार्ट कर सकता हूँ, सिर्फ मतलब 35,000 तक की। उसके बाद और कितना स्टेप अप मुझे करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा एक आइडिया मिल जाए। ओके, तो आपकी फिलहाल एग्जिस्टिंग एसआईपी 25,000 रुपए महीने की है, करेक्ट? जी जी। और आपने जो डिटेल्स भेजी उसके मुताबिक 8 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 5 करोड़ का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं यही कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करें, कैसे करें, और एग्जिस्टिंग एसआईपी से क्या गोल हासिल हो सकेगा? जी। हेमंत जी बताइए, 8 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू, 25,000 के एसआईपी, 5 करोड़ का टारगेट 10 ईयर्स में। फंड्स काफी सारे हैं, हालांकि इनके पास लगभग 13 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास, और 13 म्यूचुअल फंड्स में 1,000 से 2,500 तक के एसआईपी कर रहे हैं। क्विकली मैं नेम मेंशन कर देती हूँ इनके फंड्स के। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस स्मॉल कैप, कैनरा बुक ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर, क्वांट फोकस्ड, क्वांट मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, बंधन कोर इक्विटी और एचडीएफसी बिजनेस साइकिल। लंबी लिस्ट इनके फंड्स की, बताइए क्या सजेशन? जी डेफिनेटली, आई थिंक जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 25,000, उसके सामने में 13 फंड बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। बट अगर हम इनके टारगेट की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हालांकि इनके पास 10 साल है, लेकिन वो उतना लंबा समय नहीं है कि इनकी करंट इन्वेस्टमेंट से वो अपने टारगेट को पूरा कर सके। तो इस इन्वेस्टमेंट से अगर मैं इनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस भी जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया 8 लाख का, वो भी कंसिडर करूं, तो करीब 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। अच्छी बात यह है कि इनके पास कैपेसिटी है, ये 10,000 रुपए से एसआईपी और बढ़ा रहे थे, बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है इनका जो टारगेट है और जो कॉर्पस ये बना पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट को कहीं ज्यादा बढ़ाना होगा। दूसरा तरीका ऑफकोर्स ये हो सकता है कि जैसे हमने कहा 10,000 से एसआईपी बढ़ाएंगे, और हर साल अगर ये मान लीजिए 15-20% से अपनी एसआईपी बढ़ाए, तो लक्ष्य के नजदीक तक पहुंचेंगे। फिर भी थोड़ा गैप होगा, थोड़ा सा समय भी बढ़ा सकते हैं कुछ साल। आई थिंक दोनों चीजें कंसिडर करके अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी बात की कि पोर्टफोलियो में फंड थोड़े ज्यादा है, उसको कम करना है। अच्छी बात यह है कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ कम फंड जो है काफी अच्छे हैं, जिनमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक हम क्या करेंगे कि कोशिश करते हैं कि फंड्स को हम कम करें इन्हीं के एग्जिस्टिंग फंड्स में, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको थोड़ा सा रियलाइन करते हैं। तो 4 फंड जहां पे ये 5-5 हजार पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फंड में से ही। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, उसके अंदर 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वांट का फोकस फंड, वहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट करें, और एसबीआई कॉन्ट्रा, इन चारों फंड्स में आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। एक फंड उनके पास ईएलएसएस है, जिसमें आपको 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो कंटिन्यू करेंगे ही साथ में। और एक और फंड है इनके पास, कैनरा रुबेको ब्लू चिप फंड, जिसमें वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,000 की है। तो हमने क्या किया है कि फंड्स को घटा के हमने 6 फंड्स तक कर दिया है, और क्योंकि इन्होंने कहा कि 10,000 में इनको इन्वेस्ट करना है, तो इन्हीं फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। बहुत ज्यादा फंड आपको जरूरत नहीं है, जैसे हमने अभी बात की। हमने इनफैक्ट कोशिश किया कि फंड पोर्टफोलियो का कंसोलिडेट करें। तो ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और जैसा टारगेट के बारे में मैंने कहा, दोनों में थोड़ा रियलाइन करने की जरूरत है, टारगेट अमाउंट और नंबर ऑफ ईयर्स। ओके,
तो क्विकली जैसे कहा हेमंत जी ने, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो नया कैसा होना चाहिए। सिर्फ 6 फंड्स रखें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फोकस, बंधन कोर इक्विटी, क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर, कैनरा बैंक ब्लू चिप और एसबीआई काउंटर। यहाँ पर 2000 से 5000 की एसआईपी आपको करनी है। आपकी स्क्रीन पर लगातार आप फ्लैश होते हुए देख भी रहे हैं। 1 करोड़ हासिल कर लेंगे 10 साल में। 5 करोड़ के टारगेट के लिए तो एसआईपी अमाउंट बढ़ाई या फिर अपनी समय सीमा। इसी के साथ शो में तो इतना ही। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, इनकी चॉइस है, तो इन फंड्स को आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।